थर्मो के फॉर्मूलाज कितने बार लिखे हो गए तुम लोगों के? ऐसे कुछ लिखने बोला नहीं, सारे फॉर्मूलाज की शीट बनाएंगे बे, ठीक है। एक बार शीट में लिखेंगे, एक बार प्रैक्टिस के लिए 4 बार और लिखेंगे, मतलब टोटल 5 बार लिख के आना है तुम लोगों को थर्मो के सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क है, याद रखो, ठीक है। ओके, शीट सबकी बनी रहनी चाहिए, हर चैप्टर की वैसे करना है एक्चुअली, ठीक है। तो थर्मो से स्टार्ट करते, मैं होमवर्क दूंगा तब जाके तुम लोग बनाओगे। पहले से तुम लोगों ने बनाया ऐसे लग रहा नहीं है मुझे, बनाया है क्या किसी ने? नहीं। ओके, हर चैप्टर के लिए करेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट हेडिंग लिखो, यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। देखो, यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। अब वैसे देखा जाए तो केपी एंड केसी इट इज अ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या होना चाहिए? यूनिटलेस, ठीक है। तुम अच्छे बुक्स में जाके देखोगे तो केपी एंड केसी क्या लिखा रहता है? यूनिटलेस, ठीक है। बट हमारे जेई वाले जो है वो फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो वो कैसे टैकल करें वो ध्यान दो। एंड मतलब उसका आंसर यूनिटलेस नहीं रहता, तब कुछ ना कुछ आंसर रहता है। तो कैसे भी ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम गिविंग अस सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। थोड़ा इक्विलिब्रियम के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, मतलब कांस्टेंट नहीं, क्या बोलते हैं, इक्वल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ए एंड सी या फिर ए बी एंड सी डी इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे ऐसे कंपलसरी है क्या? नहीं। बट एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ट्रू, वो चेंज नहीं होता, समझ में आ रहा है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, दोनों सेम हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स सेम, सॉरी सेम नहीं, कांस्टेंट। ट्रू, कांस्टेंट भी हो जाता है, वहां पे आके वो मैच हो जाता है ना भाई, इक्वल भी होते हैं और कांस्टेंट, उसके बाद चेंज होता है क्या? नहीं, ठीक है। एंड इतनी पॉइंट हम लोगों ने देखे थे मेरे ख्याल से, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय यूजिंग, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ऑल ऑफ देम, समझ में आ रहा है। बट इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम दे दिया एंड कैटलिस्टिक लास्ट ऑप्शन है, तो नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। Catalyst does not affect a position of equilibrium, but it changes the time required to reach equilibrium. वो रेट चेंज करता है, कैटलिस्ट चेंज तो रेट करता है, बट उसके वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम को जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है। कुछ याद है ऐसे हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था? ओके, एंड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो केसी बोलेंगे। केसी का फॉर्मूला क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी डी रेस टू स्मॉल डी upon concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. If it is represented in terms of partial pressure, तो उसको क्या बोलते हैं? Kp। partial pressure अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आज या फिर अगले लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा? partial pressure of C raised to C, P raised to D, PA raised to A and PB raised to B, ये याद है। इसके अलावा और कौन से टर्म्स में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन, वो भी लिखा के दिया था इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, अब इसका यूनिट अगर पूछा, यूनिट ऑफ केसी, ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या रहता है? मोलार, बराबर। तो पहले हो गया मोलार रेस टू सी इंटू मोलार रेस टू डी अपॉन मोलार रेस टू एंड मोलार रेस टू बी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? फिर बाद में क्या होगा? मोलर रेस टू ए प्लस बी अपॉन मोलर रेस टू सी प्लस डी, जो कि फाइनली यूनिट क्या बनेगा? ओके, तो मोलर रेस टू सी प्लस डी, अबे यार ये क्या हो रहा है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा एन जी, ठीक है। तो ये बन जाता है मोलार रेस टू डेल्टा एन जी, ये समझ पा रहे हो? तो ये एक यूनिट आ सकता है। या फिर अगर केपी के लिए यूनिट पूछा तो केपी, पी का यूनिट क्या रहता है? पी का यूनिट एटीएम, एटमॉस्फेयर, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर रहता है। तो एटमॉस्फेयर रेस टू, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
C प्लस डी अपॉन एटमॉस्फेयर रेस टू A प्लस बी, जो कि बाद में क्या बनेगा, एटमॉस्फेयर रेस टू C प्लस डी माइनस A प्लस बी, जो कि फाइनली मिलता है एटमॉस्फेयर रेस टू डेल्टा एन जी। ये समझ पा रहे हो पक्का? ओके, तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, डेल्टा एन जी, या फिर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एक दो रिएक्शंस का यूनिट लिख देते हैं। अगेन बहुत अच्छी बुक ओपन करोगे, यूनिट क्या रहता है, यूनिटलेस, बट फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा है ना बे, तो उस हिसाब से तुम लोग निकाल सकते हो। तो ये जेई में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके। अब हाँ कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। N2 गैस प्लस 3H2 गैस एट इक्विलिब्रियम गिविंग अस 2NH3 गैस। पहले इसका डेल्टा एनजी कितना आएगा? यस, तो डेल्टा एनजी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स हैं? 2, माइनस रिएक्टेंट साइड पे, तो आंसर कितना आ गया, -2। समझे? एंड फिर बाद में इसका यूनिट क्या होगा, केसी का, मोलार रेस टू -2 या फिर एटमॉस्फेयर रेस टू -2। बाय द वे मोलार का और एक यूनिट रहता है, क्या रहता है, मोल पर लीटर, तो उसमें भी डेल्टा मतलब रेस टू डेल्टा एनजी आ सकता है। तो यहाँ पे -2 रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल रेस टू -2 इनटू लीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसके अलावा लीटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मोल पर डीएम क्यूब। अरे समझ में आ रहा है वो कॉम्प्लेक्सेशन कैसे बढ़ा सकते हैं ना, लीटर इज नथिंग बट डीएम क्यूब, तो पर लीटर विल बिकम डीएम क्यूब रेस टू -3। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे स्क्वायर अगर रहेगा तो क्या होगा, मोल रेस टू 2 मतलब मोल रेस टू -2 इंटू डीएम क्यूब रेस टू +6। समझे? पता है ना, लीटर इज नथिंग बट डीएम क्यूब, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो वो थोड़ा ऐसे चेंज करके दे सकते हैं कि ताकि तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो। ओके, लिख दो ये। इसका आंसर मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं है ना, करो। एंड अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग अस 2HI गैस। अब मुझे बताओ इसमें डेल्टा एनजी कितना, 0, तो यूनिट क्या बनेगा, यूनिटलेस। ऐसे कंडीशन में यूनिटलेस। समझ में आ रहा है? ओके, लिख दो। नहीं, वो यूनिट है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या रहता है, मोलार, कैपिटल एम है वो, मोलार। यूनिट हम लोग डिसाइड कर रहे थे। हो गया लिख के? जल्दी लिखो भाई। एसी का रिमोट किसके पास है? किसी के पास तो होगा ना। पास करो आगे। ये पहले से 16 पे था, 16 पे तुम लोग बढ़े आगे, जल्दी पे। बाकी फॉर्मूला एंड ऑल याद है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेस टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो सब। ओके, बढ़े आगे। चलो बहुत टाइम हो गया भाई, मेरे साथ लिखते बैठोगे। क्या बोल रहा है, बोल, क्या बोला तूने उसको, क्या स्मेल हो गया? आगे बढ़े। अब देखो, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
कांस्टेंट। पहली बार डिफरेंस समझो, इक्विलिब्रियम मतलब द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो एक कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों के पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, अरे उसका डेरिवेशन में एक कंडीशन थी, समझ में आ रहा है? तो ओनली डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, शॉर्ट में पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ, देखो पॉइंट नंबर 2। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट है ना भाई, तो हमेशा वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन। चलो वापस लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर सेकंड पॉइंट में अलग से लिख के दिया हुआ ही है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वापस एक बार मेंशन कर दिया। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, और एक ऐड करते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, एंड कैटलिस्ट। ठीक है, इन सब से इसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। सेम पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखे थे इक्विलिब्रियम में, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देख रहे, प्रेशर वॉल्यूम है बट टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर थियरी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज कैसा होता है, इक्विलिब्रियम जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, समझ में आ रहा है? बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन सबके ऊपर डिपेंड नहीं करता सिवाय एक के, विच इज, समझे? तो फोर्थ पॉइंट, इसमें भी मैं 2 पॉइंट क्लब करके दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहां पे और एक चीज आ गई, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलो अब इसमें तुम लोगों को अभी जस्ट थर्मो पढ़ा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, तो ज़रा अच्छे से देखना। थर्मो के रूल्स और इक्विलिब्रियम के रूल्स बहुत अलग है। ठीक है, मेथड सेम है, हेस लॉ जैसी, बट रूल्स अलग है, तो वो ज़रा एक बार कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसके बाद टेम्परेचर पढ़ेंगे। टेम्परेचर ये हम लोग आगे जाके वापस ली शार्टलेस प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे, और एक है लास्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के, बट और एक चीज़ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सिंपल। देखो फर्स्ट इसमें सब हेडिंग रिवर्सल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थर्मो में जब रिएक्शन रिवर्स कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव कर रहे थे, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे वैसे नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो एकदम सिंपल एग्जांपल से देखेंगे, ए गिविंग अस बी, इसका के इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब उसी बदले इसको मैंने रिवर्स कर दिया, बी गिविंग अस ए, तो अब
के डैश इक्विलिब्रियम चलेगा, इसको के डैश बोल रहा हूं रिवर्स करने के बाद। के डैश इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? दिख रहा है? तो के डैश इक्विलिब्रियम इज इनवर्स ऑफ के इक्विलिब्रियम। फॉलोड? ओके, तो रिएक्शन जब कभी रिवर्स करेंगे तो सॉरी उल्टा लिखा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या करना पड़ेगा? इनवर्स लेना पड़ेगा। ये फॉलो किए, लिख दो। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्शन बी। किसी इंटीजर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होता है? तो a गिविंग अस b मल्टीप्लाइंग बाय 2a गिविंग अस b 2b सॉरी, और एल्स मल्टीप्लाइंग बाय na गिविंग अस nb। ठीक है, चलो पहले वाले के लिए के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b बाय a। ओके, दूसरे के लिए के डैश क्या आएगा? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, तीसरे के लिए के डबल डैश, वेरी नाइस, बी रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एन। तो रिएक्शन को किसी इंटीजर एन से मल्टीप्लाई करने के बाद के इक्विलिब्रियम को भी क्या करना पड़ता है? पावर में एन लेके जाना पड़ता है, रेस टू एन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे के डबल डैश इज इक्वल टू के रेस टू एन। ये ऐसे शॉर्ट में लिख के दूंगा तो समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट, थर्ड, एडिशन ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अब जब कभी रिएक्शन ऐड की जाएंगी, ए गिविंग अस बी, बी गिविंग अस सी, एडिंग दीज टू रिएक्शंस गिविंग अस, क्या होगा भाई इन दोनों को ऐड करने के बाद? हाँ, ए गिविंग अस सी, अपोजिट साइड पे जो सेम चीज है वो निकल जाती है। ओके, राइट डाउन K1 K2 एंड K3। and find what is the relation of K3 with K1 and K2। क्वेश्चन समझा? वेरी नाइस। ठीक है, वो बता सकते हो आप जो बी के बाद से ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट का क्या कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन? स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो थर्मो को एक बार रिवाइज कर लेते हैं रूल्स। थर्मो में जब रिएक्शन रिवर्स करते थे तो डेल्टा एच क्या होता था? नेगेटिव। थर्मो में रिएक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे पावर में ज्यादा डिफरेंस समझ में आ रहा है? थर्मो में दो रिएक्शन को ऐड करते थे तो डेल्टा एच भी ऐड हो रहा था। यहाँ पे दो रिएक्शन को ऐड करने से के, तो समझ में आ रहा है बहुत डिफरेंट रूल्स है बट मेथड सेम रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पे K1 जो है वो आया रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय A, एंड ये आया रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय B, एंड ये वाला आया रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय A। ठीक है, तो K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। वाई? बिकॉज K3 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय A विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय B। समझ में आ रहा है? B भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो C बाय इज इक्वल टू C बाय, मतलब इक्वेट हो गए। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉलोवर्ड सबको समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, लिख दो। नेक्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस लूं, कर पाओगे? पहले लिख लो सब जन, जल्दी कंप्लीट करो। लास्ट वीक अपना एक ही लेक्चर हुआ था ना? इस वीक कितने हैं?
एक ही है अरे, और ऑर्गेनिक के 2 जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कहाँ तक पहुंचा? जीओसी में कहाँ तक? रेजोनेंस हो गया पूरा। ओके, अब जरा केमिकल बॉन्डिंग का भी रेजोनेंस इजी जाएगा, तभी तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया था भाई। इसमें तो अभी तुम लोगों ने दुनिया भर का पढ़ा रहेगा ना, ऑर्थो पैरा मेटा और क्या क्या नेगेटिव चार्ज। अरे ऑर्थो पैरा पोजीशन पता है? नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आता है, वो वाले फालतू सवाल। ठीक है, रेजोनेंस हमेशा ऑर्थो पैरा पे ही होता है ना, चार्ज हमेशा ऑर्थो पैरा पे आता है, नोटिस नहीं किया? तो क्या कर रहे हो? मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाया नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है। घर पे जाके सारे स्ट्रक्चर देखना, जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया रहेगा ना रेजोनेंस में, वो ऑर्थो और पैरा पे आता है, मेटा पे कभी चार्ज नहीं आता। ओके हाँ, तुम्हारा डाउट। वो रूल्स को फॉलो करने की वजह से, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जब फॉलो कर रहा है, तो थर्ड रिएक्शन का C/A, वो K1 और K2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो B भी कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट C/A। हाँ, तो इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। क्या हुआ बे? क्या क्या? ओके, ए जीओसी के क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व करो। जीओसी भी एक घटिया चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट जैसा, जिसमें दुनिया भर के 11th 12th के कंसेप्ट रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को ऐसे लगेंगी कि अरे ये पढ़ाई नहीं, बट डोंट वरी, वो अगले चैप्टर्स में कवर होती है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? तो रोते मत बैठना। बट जो हुआ है, मतलब अभी ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, या फिर उसके बदले थोड़ा सा चेंज करके आता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पोजीशन पे ज़्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है कुछ? तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा रहती है, बट उसी बदले जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ज़्यादा कहाँ पे बचती है? मेटा पे। ये जब सॉल्व करने जाओगे ना तो क्वेश्चन दिखेंगे एंड फिर आइडिया आएगी कि ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये ऐसे घुमाए हुए क्वेश्चन एंड ऑल के लिए तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेंगी। हाँ, मॉड्यूल मिल गया ना, शुरुआत मॉड्यूल से करो। ऑर्गेनिक की मॉड्यूल मस्त है, सुंदर है, इवन फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक की भी बहुत मस्त है अपनी। समझ में आ रहा है? तो अच्छे क्वेश्चन थे। क्या हुआ बोलो? तू इधर मुझे पूछना भाई, उनके डाउट मत पूछ, तू तेरे डाउट से पूछ, बाद में तुझे मैं गाली देता हूँ। उनको इग्नोर कर, ऐसा कुछ नहीं, उनको मत सुन, उनको उनके डाउट्स पूछने दे। फिर तू क्या? अरे मैं तेरी साइड ले रहा हूँ, तू क्या ऐसे आर्ग्यू क्या कर, येड़ा है क्या बे तू? अरे अब नेक्स्ट देखो बे क्वेश्चन। अरे रे K1, K2, K3 in terms of K1 and K2. क्वेश्चन समझा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K3 विद रिस्पेक्ट टू K1 एंड K2? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर दूसरा वाला तुम लोग सॉल्व करना। चलो, जिनको समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। हेस लॉ के रूल्स अप्लाई करने, एक एक को उठाने का। K3 में क्या आप चाहिए? सबसे पहले 4C चाहिए। C कहाँ पे है? सेकेंड रिएक्शन में, बट उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड रिवर्स दोनों करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 तो 4C गिविंग अस 2A। समझे? बट इसको मल्टीप्लाई किया और रिवर्स भी किया, अब यहाँ पे दोनों चीजें अप्लाई हो गई है। तो जो नया K डैश बनेगा या फिर K2 डैश, वो क्या होगा? 1/K2 रेज टू 2। ये समझे? जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में आता है, एंड रिवर्स करने की वजह से वो इनवर्स हो जाता है। ये दोनों रूल्स एक साथ अप्लाई कर दिए। समझ में आया पक्का? ओके, फिर बाद में अपने को क्या चाहिए? 2B चाहिए। 2B के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2A गिविंग अस 2B। जब सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो K1 डैश है वो क्या बनेगा? K1 रेज टू 2। कोई दिक्कत?
अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट रिएक्शन है वो मिल रही है क्या? 2A कैंसिल आउट हो गया, 4C गिविंग अस 2B, रिएक्शन मिल रही है। तो दोनों को ऐड किया तो दोनों के K1 इन K2 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K3? वेरी नाइस, K1 स्क्वायर अपॉन, ये समझ में आ रहा है क्या? जब रिएक्शन को ऐड किया जाता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो K1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन K2 स्क्वायर। वापस एक बार आराम से देखो, ध्यान दो, ये थर्ड रिएक्शन नीचे के ऊपर के दो रिएक्शन यूज करके बनानी है, तो 4C चाहिए। 4C चाहिए रहेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा? K2 की रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा एंड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन क्या बन रही है? 4C गिविंग अस 2A। अब रिवर्स करने की वजह से ये जो K की वैल्यू रहती है वो इनवर्स हो जाती है, तो 1/K2 बना एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से उसका स्क्वायर रेस टू 2 लेके गए। फिर बाद में 2B चाहिए। 2B के लिए फर्स्ट रिएक्शन को अपने को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2A गिविंग अस 2B। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। एंड फिर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने से हम लोगों को मिलता है 4C गिविंग अस 2B। बाय द वे दिस इज द सॉल्यूशन, ऊपर वाला क्वेश्चन था, पहले वो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। ओके, अब इन दोनों को ऐड किया। जब कभी रिएक्शंस को ऐड किया जाता है तो उनके K इक्विलिब्रियम को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/K2 का स्क्वायर इंटू 1/K1 का स्क्वायर, सॉरी 1 बाय नहीं, K1 का स्क्वायर गिव्स अस K1 स्क्वायर अपॉन K2 स्क्वायर। फॉलो कर पा रहे हो? एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे अब इसके बाद, चलो करो। बोलो क्या क्या? पता नहीं, नो आइडिया। अब क्वेश्चन A गिविंग अस B, फिर 2C गिविंग अस D, बातें बन गए, एंड 3E गिविंग अस 2F। ठीक है, वैल्यूज आर K1, K2, K3। फर्स्ट फाइंड K इक्विलिब्रियम फॉर 2F गिविंग अस 3E। ठीक है, K डैश इज B, 3E plus 2D giving us 2F plus 4C. Find K double dash for this equation and C 3A plus 2C plus 4F giving us 3B plus D plus 6E। ठीक है, फाइंड K ट्रिपल डैश। इन टर्म्स ऑफ K1, K2, K3, यस, ये समझे। फाइंड K डैश डबल डैश ट्रिपल डैश विथ रिस्पेक्ट टू K1, K2, K3। डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो इस क्वेश्चन में। पहला वाला सबसे इजी है, बिना डिस्कस किए करना। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले वाला तो बहुत इजी है, इसमें तुम लोगों को सिर्फ क्या करना है? उल्टा करना है। उल्टा करना है मतलब ये क्या हो जाएगा? K डैश 1/K3, इतना आ रहा है सबको। अब दूसरे वाले में थर्ड रिएक्शन एज इट इज लिखिए, दिख रहा है 3E गिविंग अस 2F। थर्ड रिएक्शन एज इट इज है, एज इट इज है मतलब K3 वैसे के वैसे रहेगा। एंड फिर बाद में सेकेंड रिएक्शन को उल्टा किया ना, D चाहिए मतलब 2D, तो उल्टा किया। उल्टा करेंगे तो अपॉन इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स ऑफ व्हाट? K2। बट ध्यान दो, आप सिर्फ इनवर्स नहीं कर रहे, उल्टा करके एक D नहीं 2D हो गए, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं। तो K2 का ये तुम लोग आराम आराम से खुद से सॉल्व कर पाओगे। मैं ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख के दे रहा हूं। अब यहाँ पे
थर्ड वाले में मतलब सी वाले में 3a मतलब क्या किया फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फर्स्ट k1 का क्यूब, फिर बाद में 2c सेम टू सेम है तो इनटू, फिर बाद में 4f मतलब थर्ड रिएक्शन को उल्टा किया एंड उसका स्क्वायर किया। तो उल्टा करना मतलब डिवीजन में जाना एंड k3 का स्क्वायर, बिकॉज 2f के बदले 4f किया हुआ है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स चिपका रहा हूँ, तुम लोग प्रॉपर हेस लॉ यूज करके करना, मतलब वो एक एक करके लिख के, समझे, हेस लॉ के रूल्स अप्लाई करके, हेस लॉ नहीं, हेस लॉ के रूल्स अप्लाई करके, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े? ओके अब नेक्स्ट पहले क्वेश्चन लिखोगे। मेरा अकाउंट कहाँ पे था? अबे ये किया है हम लोगों ने क्वेश्चन, नहीं किया होगा तो पहले क्वेश्चन लिख दो। चलो लिखो क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ Kp बाई Kc फॉर द रिएक्शन, एंड फिर बाद में सॉल्व करना, जल्दी लिखो। Kp बाई Kc का मतलब Kp और Kc का रिलेशनशिप लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, वो यूज करना है, वो भी देखेंगे। रुको, आंसर बताने की जरूरत नहीं है सब लोग। ओके हो गया क्वेश्चन लिख के? चलो अब ये चार ऑप्शंस एनालाइज करो, अपना आंसर सोच के रखो, जब हैंड रेज करने बोलूंगा हैंड रेज होंगे, ठीक है। चिल्ला के आंसर बताने की जरूरत नहीं है। आंसर मिल गया सबको अपना अपना? ओके हैंड रेज करो। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, बी भी किसी को नहीं आया? ओके नाइस, ठीक है। तो ए इज द आंसर, ठीक है। एक एग्जाम में ऐसे ही था, मतलब वो अभी पुराने पेपर्स में 23 या 22 में सेम ऑलमोस्ट रिएक्शन थी, बस दे हैव आस्क्ड फॉर Kc बाई Kp का रिलेशन, उल्टा समझ में आ रहा है, तो उसमें बी आंसर आता है बस। हाँ ठीक है, बाकी ये करेक्ट आंसर है तुम लोगों का। चलो सॉल्व करो, पहले क्वेश्चन लिखेंगे सब जन, ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन लिखो, बाद में तुम्हारे पास क्वेश्चन ही नहीं रहता। जल्दी लिखो। ये पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत था? पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा NG। तो वहाँ पे सिर्फ डेल्टा NG निकालना था एंड Kc को नीचे डिवीजन में लेके जाना था। तो डेल्टा NG की वैल्यू वहाँ पे तुम लोगों को आएगी -12, चेक करना। तो RT रेज टू -12, तो इट बिकम्स 1 बाय RT रेज टू हाफ, एंड RT रेज टू हाफ इज रूट ऑफ RT, ठीक है। डेल्टा NG पहले वाले रिएक्शन की बात हो रही है, पहले वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का मैंने बाजू में सोल्यूशन लिख के रखा है, चाहिए होता तो कॉपी कर, होगा तो कॉपी कर लेना। अभी के लिए ये वाला सॉल्व करो फिर।
3 मिनट हो गए, चलो। चलो हैंड रेस करेंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, बी बी बी, ऑप्शन ए, ए वाले कौन कौन है? ओके, ऑप्शन डी, ओके, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को अगर नहीं आया होगा ध्यान दो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस रिएक्शन को उल्टा किया जा रहा है, दिख रहा है ना? ये SO3 उस तरफ गया, मतलब उल्टा किया गया। उल्टा करेंगे तो के इक्विलिब्रियम जो है वो 1/k बनता है, एंड फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई है, SO3 जो है वो 2 टाइम्स हो गया ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब स्क्वायर करना है, ठीक है? तो इट इज 1/4.9 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? तो 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻+4, मतलब कितना बन रहा है? 10,000 अपॉन 4.9 का स्क्वायर, विच कैन बी टेकन एज 25। 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो आंसर आ गया 400। 400 के क्लोजेस्ट आंसर 416, समझे? ठीक है, ओके। एमसीक्यूज में तुम लोगों को ऐसे राउंड ऑफ करने की मतलब लिबर्टी रहती है, इजी हो जाता है, ठीक है? ऐसे और क्वेश्चन ढूंढेंगे तो बहुत सारे हैं, बट अभी बहुत हो गए। चलो नेक्स्ट। क्या? वो अभी चला गया, जो सोल्यूशन था वो नहीं रहता। अच्छा, ये लिख के हो गए? ओके, लिखो जल्दी। ऐसे वाले क्वेश्चन कर लोगे अगेन। तुम लोग कोई भी चैप्टर जब ओपन करोगे, अभी मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स है ना, कुछ कुछ शिफ्ट्स में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है? मतलब 2025 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सोल्यूशन, ऐसे 2 चैप्टर्स अभी तक हम लोगों ने किए नहीं है, नहीं तो अभी तुम लोगों को बता देता। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेंस लेवल पे। 24 एंड 25 के एडवांस में उसके सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो इस साल के 12th के बच्चों का वही हो रहा है कि हम लोगों को इलेक्ट्रो एंड सोल्यूशंस जम नहीं रहा है, हम लोग स्किप मार रहे हैं मेंस लेवल के क्वेश्चन देख के ना बे। एंड एडवांस के जब भी क्वेश्चन देख रहे तो बोलते ये तो मेंस से इजी है, तो ऐसा होता है। कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। तुम लोगों की दिक्कत है, हाँ, क्योंकि अभी इतने पेपर्स हो रहे हैं ना, एंड वो स्पेसिफिकली किसी एक चैप्टर को टारगेट करके डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं। लकीली इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बहुत इजी है पिछले 2 साल में, मेंस लेवल के एंड इवन एडवांस में भी ठीक ठाक आए हुए हैं, ऐसे कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? बट मेंस लेवल पे तुम लोगों को कोई एक आधा चैप्टर अगर बहुत डिफिकल्ट लगा शुरुआत में, सारे अगले पेपर्स के भी देखना, ठीक है? स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स डिफिकल्ट मिलेंगे, ठीक है? ये नहीं है, बट फिर भी इसके बाद वाले आएंगे। ओके, चलो आगे बढ़े। वो करेंगे ना आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो सेकंड पार्ट बी। टेम्परेचर। अब के इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर, इनका रिलेशन निकालना है, ध्यान देंगे। अब ये निकालने के लिए हम लोग डेल्टा जी की हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला याद है क्या? ये थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट पढ़ाया था, क्वेश्चंस नहीं किए थे, अभी करेंगे, थोड़े बहुत, ज्यादा भी नहीं, ठीक है? अब सिमिलरली डेल्टा जी का और एक फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है बे? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अभी अपने को डेल्टा जी नॉट से मतलब स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन से प्रेशर पे रहती है? 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस, 273 नहीं बे, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन। क्या रूम टेम्परेचर 25 डिग्रीज लेते हैं? क्वेश्चन में 27 दिया रहता है, क्वेश्चन में हमेशा 27 डिग्रीज, क्योंकि 273 प्लस 27 300 होता है, राउंड ऑफ होकर फिर आंसर इजीली आता है, समझ में आ रहा है? बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हम लोग रूम टेम्परेचर 25 डिग्रीज पकड़ते हैं, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट, हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 1 बार पे
अब क्या वैल्यू क्या होती 1 बार, प्रेशर 1 बार बनता है। टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसेस। फ्रीजिंग में 0 रहता है, बॉइलिंग में 100 रहता है। तो किधर भी मतलब देखो ऑनलाइन तुम लोगों को मिल जाता है कि एनटीपी पे 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, गलत है। मतलब गलत बोल नहीं सकते, रूम टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स में लेते हैं, समझ में आ रहा है, बट हर जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, इट कैन वेरी। ओके, अब कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस व्हाट विल हैव, अरे बताओ। हाँ, इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वी कैन राइट दैट देयरफॉर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस, समझ में आ रहा है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय माइनस आर टी, ठीक है, डिवाइडिंग बाय माइनस आर टी, ठीक है। अब बताओ क्या इक्वेशन बन रही है, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ओके। तो देखो यहाँ पे पहले चाहिए तो लिख देता हूँ डेल्टा एच नॉट बाय माइनस आर टी माइनस टी डेल्टा एस नॉट बाय माइनस आर टी, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, टी टी क्या हो गया कट, ठीक है, कैंसिल आउट। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बच रही है, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं लिखते, डेल्टा एस नॉट बाई टी, सॉरी बाय आर, जो कि प्लस बन गया है, प्लस वाले को पहले लिखा, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी। ये समझ पा रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन का कुछ नाम भी है जो मैं भूल गया हूं, एंड साला इधर भी नहीं लिखा है, ओरली बताया रहेगा। इसका ना कुछ तो अच्छा ही नाम है, ठीक है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, वही तो याद कर रहा हूँ साला, नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, तुमको हाँ टेम्परेचर, यस। अब तुम लोगों को जब सॉल्व करोगे एंड जब कभी कुछ ऐसे अजीब सा नाम मिला, गूगल करके देखना, ये इक्वेशन का आएगा, ये इक्वेशन सामने आएगी, तो वो साइंटिस्ट का नाम इधर चिपका देना, ठीक है। क्या है भैया, भूल गया मैं, ठीक है चलो, मैं मेरे को अभी कंटाला आ रहा है, मैं भूल गया मतलब भूल गया, बस अभी मेरे को गूगल नहीं करना है। ओके, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा। हाँ, अब आगे बढ़े। सो नाउ दिस इक्वेशन गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर, दिख रहा है। हाँ, मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर चेंज हो सकता है यहाँ पे, दिख रहा है ना, मतलब टेम्परेचर कैन वेरी। तो ये अपने को के इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बता रही है वैसा, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, हम लोगों को के इक्विलिब्रियम अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे वेरी होता है वो देखना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे स्टेट 1 एंड स्टेट 2, ठीक है। देखो ln ऑफ क्या बनेगा, ln ऑफ k1 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय आर। डेल्टा एस नॉट को 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, वो कभी चेंज होगी क्या, नहीं। आर कभी चेंज होगा क्या, इट इज अ कांस्टेंट, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी वन। टेम्परेचर चेंज हो सकता है बट एच नॉट स्टैंडर्ड है, आर भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। एंड स्टेट 2 पे क्या होगा, ln ऑफ k2 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का हम लोगों को रिलेशन निकालना है, k1 एंड k2 विद रिस्पेक्ट टू t1 एंड t2, समझ में आ रहा है। दो चीजों के बीच का रिलेशन निकालना होगा तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों का डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन करना तो है बट लॉग है, लॉग में डिवीजन चाहिए रहेगा तो क्या करने का, माइनस सब्ट्रैक्शन करने का, समझ में आ रहा है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 मतलब स्टेट 2 फ्रॉम स्टेट 1, ठीक है। तो इसको 1 नंबर दे देते हैं एंड इसको 2 नंबर, तो क्या होगा 2 - 1 कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे चलो आराम आराम से लिखता हूँ मैं एकदम प्यार से। तो देखो कैसे होगा, ln ऑफ k2 माइनस ln ऑफ k1 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर t2
K2 मतलब 2 पहले कर रहे हैं, माइनस डेल्टा एस नॉट बाय आर, एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस डायरेक्ट लिखूंगा चलेगा उतना, प्लस डेल्टा एच नॉट बाय आर T1, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, डेल्टा एस नॉट बाय आर कैंसिल आउट हो गया। अब लॉग में जब डिवीजन रहता है तो क्या करने का, माइनस रहते तो क्या करने का, सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या होगा, K2 बाय K1 इज इक्वल टू, अब ये प्लस वाला डेल्टा H1 पहले लिख दूं, तो डेल्टा H1 मतलब डेल्टा H नॉट सॉरी बाय R T1 माइनस डेल्टा H नॉट बाय R T2। समझ पा रहे हो क्या कॉमन आएगा, तो ln ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय, समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगता है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे K2 पहले है मतलब K2 बाई K1 है, बट यहाँ पे 1 बाई T1 है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट बाय R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इसको भी तुम लोग T1 इंटू T2 इंटू T1 बोलोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर K2 था तो T2 माइनस T1 थोड़ा सा याद रखने में सिंपल हो जाता है, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये अपना फाइनल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपना फाइनल फॉर्म के जस्ट पहले वाला फॉर्म वो भी इंपॉर्टेंट, उसका कुछ तो नाम भी है, ठीक है कुछ तो, चलो कर लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। Went off's equations, yes, went off बता रहा हूँ लिख रहा हूँ went off half ठीक है, वही वो उसका ही तो मॉडिफिकेशन है ना भी, वही अरे उसको ही तो स्टेटमेंट माइनस स्टेट टू किया है ना, और क्या। अरे वो ऊपर वाली भी वेंट ऑफ है, वो एक साइंटिस्ट जब इक्वेशन देता है ना उसको थोड़ा चेंज करके भी नीचे और दे सकता है, सेम दोनों वेंट ऑफ। क्या हुआ, ऐसी सेम इक्वेशन हम लोग एक पढ़ेंगे बाद में आगे जाके, ध्यान दो, अरेनियस इक्वेशन देखो मैं एंट्रोपी। अब सुनो, इसके बाद फिजिकल में मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद, इक्विलिब्रियम होने के बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसमें हम लोग एक ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू E बाय R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, दिख रहा है ये EA, बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पहली बात तो ये K2 एंड K1 ये कैपिटल K है कि स्मॉल K है, स्मॉल K जो रहता है वो रेट कांस्टेंट है, लास्ट लेक्चर में लिखाया था एक बार, रेट कांस्टेंट है, काइनेटिक्स में हम लोग रेट की बात करते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में डेल्टा H है विच इज व्हाट, एंथैल्पी चेंज, ये EA है विच इज एक्टिवेशन एनर्जी, वो सब छोड़ दो वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम दिख रही है क्या, कुछ भी अंतर है इन दोनों में नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऐसी और एक इक्वेशन आएगी, इसको अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के क्वेश्चंस सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म भी रहता है, वो भी लिखा के दे देता हूँ, जो कि थर्मो में यूज हो सकता है, ठीक है। सेम इक्वेशन ऐसे आ सकती है, ln ऑफ P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट बाय R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। अगेन ये जो प्रेशर है वो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आएगा जहाँ पे वेपर प्रेशर पूछा रहेगा, समझ में आ रहा है।
क्यों? बिकॉज लास्ट टाइम मैंने एक बार एक जगह पे लिख के दिया है Kp इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर वाला अगर क्वेश्चन आया तो तुम लोग अगर K ही अपना वेपर प्रेशर रहता है, वो अगर तुम लोग को याद रहेगा तो तुम लोग इस फॉर्म में लिखो, या फिर वेपर प्रेशर के फॉर्म में लिखना होगा तो P2/P1 रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करोगे तो समझेगा, घर पे जाके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करो तो आइडिया आएगी। सर इसमें स्मॉल के कौन सा? ये कैपिटल के है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में हमेशा कैपिटल के, तो दूसरा में स्मॉल, काइनेटिक्स में रेट जब आता है तब स्मॉल के। दोनों में फर्क है। एक इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है जो कि अपने को रिएक्शन कितना जा रही है, कितना परसेंट हो रही है वो बताता है। दूसरा रेट का कांस्टेंट है कि वो स्पीड बताता है, कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है। तो दोनों का रेशियो सेम चीज है। नहीं, एक का रेशियो डेल्टा एच के ऊपर एनर्जी चेंज के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे का एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, वो अलग कंसेप्ट है। तो दोनों सेम नहीं दे रहे ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है। यस, ओके, आगे नेक्स्ट। ध्यान दो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज Kc फॉर अ रिएक्शन एट, चलो जल्दी लिखना स्टार्ट करो, 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.4 into 10 raised to -5 molar. If enthalpy of reaction, if standard enthalpy of reaction is 4.606 kilocalorie, then calculate Kc at 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गिवन दैट ओके, ये नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, बट स्टिल R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन एंड 10 raised to 5/6 is 6.812 या फिर 6.8। ठीक है, ओके। इसमें तुम लोगों को थोड़ा बहुत लॉग एंटी लॉग पता रहना चाहिए, जो आई गेस अभी तक पता नहीं होगा। अगले चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं लॉग एंटी लॉग पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ, मेरी तरफ से मतलब केमिस्ट्री में जितना लगता है उतना पढ़ाऊंगा, पूरा नहीं, ऑब्वियसली मैथ्स थोड़ी ना पढ़ाने आया हूँ, बट केमिस्ट्री में जितना लगता है उतना पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए तुम लोगों को जितना आता है उसी बेसिस पे करो। हाँ, और दूसरी चीज 4.606 6.909 ये सब नंबर्स दिखते ही तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए 2.303। अगर नहीं आ रहा है तो गलत जा रहे हो। अरे ना, बराबर ना, 2.303 4.6 ये बहुत कॉमन नंबर है भाई, ये रिपीट होता है 4.606 एंड 6.909, क्योंकि वो 2.303 के एग्जैक्ट डिविजिबल है। एंड 2.303 जो है वो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर यूज होता है। कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है, सो फर्स्ट कन्वर्ट दिस log मतलब ln टू log टू द बेस 10, तो 2.303 से ये मस्त डिविजिबल हो जाएगा, मजा आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? करो। उसके बाद कोई गधा बच्चा अगर 27 into 127 का कैलकुलेशन कर रहा है तो पहले केल्विन में कन्वर्ट करो सालों।
नहीं, अगर कोई कोई ना कोई रहेगा भाई, अगर ऐसे बुक्स चेक करने जाऊंगा तो कोई तो मिलेगा। देखो ऐसे चुपके से हंस भी रहे हैं लोग। तो हाँ, तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 300 इंटू 400 करो, ताकि कन्वर्जन होने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन ईजी जाए। हाँ, वो तुम लोगों को डिसाइड करना है। क्या पे शांति से बैठा था, तुझे देखा नहीं गया? क्या आ रहा है? हाँ, गलत है साले, जिंदगी खराब है तेरी। मैं नहीं बताऊंगा। क्या बता, 1 मिनट रुक। गलत है, खत्म, बोलो। के बदले हम 2.3 लॉग ऑफ 10, हाँ, तो वैसे लॉग टू द बेस 10 यूज करेंगे। मतलब इनटू लॉग ऑफ हम्म हाँ हाँ, वही यूज करना है। मतलब नहीं, डेल्टा एच बाय आर इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, 2 वैल्यूज है ना, अपॉन आर टी नहीं है। ओके, हाँ। आ रहेगा किसी का आंसर? बताओ। लास्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। वेरी नाइस सर। नहीं, गलत है। क्या? नहीं, गलत है। क्या कर रहे हैं? क्या किया है? रुक दिखा। बक, कुछ तो गलत है, सब कुछ गलत है साला। हाँ देखो बे, हाँ यस, हाँ दिए ना। K1 दिया हुआ है, K2 दे आर आस्किंग। ए देखो, फर्स्ट टेम्परेचर, बातें बंद, अभी यहाँ पे देखेंगे सब जन। फर्स्ट टेम्परेचर इज T1 एंड उसका K जो है वो बन गया K1। सेकेंड टेम्परेचर इज T2 जिसके लिए K2 पूछा हुआ है, एंड दिस इज योर डेल्टा H, नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो सब कुछ दिया हुआ था, तुम लोग वैल्यूज तो एटलीस्ट पुट करना सीख लो। अब ये कैसे हो जाएगा? ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट, सॉरी ln नहीं, यहाँ पे हम लोग ln यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड प्लस 10 की पावर दी है, मतलब लॉग ही यूज करना है, कॉमन सेंस। e की पावर दी रहे तो e में यूज करना है, 10 की पावर दिया रहे तो लॉग यूज करना है, ठीक है। लॉग टू द बेस 10 अपॉन r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब log ऑफ K2 by K1 is equal to 4.606 into 1000 अपॉन 2.303 into 2। बातें बंद, यहां पे ध्यान दो। अब सुनो बे, R की वैल्यू किस में दी है? कैलोरी में। ऊपर तुम लोग क्या यूज कर रहे थे? किलो कैलोरी। आंसर करेक्ट आ ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है? तो वो तुम लोगों को डिसाइड करना रहता है, एक तो R को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करो 1000 से डिवाइड करके, या फिर किलो कैलोरीज को कैलोरीज में कन्वर्ट करो। दिस वन दा दिस टू सा टू कैंसिल आउट हो गया। बाद में T2 माइनस T1 कितना होगा? 100 अपॉन 300 इंटू 400, 0 कट 0 कट 0 समझ में आ रहा है? तो ये क्या बना? ये बना log ऑफ K2 by K1 is equal to 10 by 12 which is 5 by 6। जिस नंबर का अपने को एंटी लॉग दे के रखा है, बाय द वे एंटी लॉग मतलब 10 to the that पावर। अरे समझ में आ रहा है कुछ?
5/6 आ गया ना, तो log of K2 by K1 is 5/6, तो K2 by K1 is 10⁵ ये सबको पता है क्या? अगर किसी को नहीं पता होगा तो ध्यान रखना, एंटी लॉग ऑफ x इज नथिंग बट 10⁵x, ठीक है? जैसे मुझे बताओ, हाँ ओके, मुझे बताओ log ऑफ 1 ये हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। ओके, तो 0 का अगर मुझे एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ 0 अगर करना है, तो मैं क्या करूंगा? 10⁵x, मतलब भाई एंटी लॉग ऑफ x, तो 10⁵0 कितना होगा? 1 होगा। तो वो पावर में लिखते हैं, समझ में आ रहा है? एंटी लॉग इज नथिंग बट 10 to that पावर, ठीक है? ओके, एंटी ln e to that पावर, समझे? ओके, तो ये 5 एंड फिर बाद में K2 क्या हो जाएगा? K2 इज 10⁵5/6 कितना दिया है? 6.8 इंटू K1, K1 कितना दिया है? 4.1 इंटू 1.4 ही लिखा है, इन 10 क्या है? -5। ओके, दिस इज योर आंसर। चलो अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोलो। सॉरी, हाँ नहीं निकल सकता। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी ना। ओके, अब लिखो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। आज सेकंड लेक्चर किसका है? अब इसमें सबसे पहले लिखो फर्स्ट, इसके हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, सेकंड प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन,